आप सभी का नित्या क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा आप सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि यह परीक्षा जैसा कि आप सभी के सामने भी है कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, आर टेट या सुपर टेट, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा क्यों न हो, उन सभी के अंदर अधिगम के सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो क्या है, अधिगम के सिद्धांत। आज आपकी इस मैराथन कक्षा के अंदर आज आपके समस्त सिद्धांतों का समापन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं विपुल कुमार आपका अपनी इस मनोविज्ञान की कक्षा के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। ठीक है, चलते हैं आज के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत बात की जाए तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांतों को समझने से पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। देखिए, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। वो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मतलब सीखना कभी समाप्त नहीं होता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो भी मुझे देख रहा है हमारे साथ में जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने समस्त छात्रों तक। अपने जितने भी आपके जो कोई छात्र हैं या फिर आपके जितने साथी हैं, आप सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप पाएंगे कि जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन समस्त सिद्धांतों का समापन, मतलब जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं, चाहे वे परंपरावादी सिद्धांत हो चाहे वे आधुनिक सिद्धांत हो, समस्त सिद्धांतों का आज आपके सामने संकलन किया जाएगा। चलिए चलते हैं। पहला सिद्धांत आपको दिया गया है प्रयासवत त्रुटि का सिद्धांत। किंतु इन सिद्धांतों को समझने से पहले आपको समझना आवश्यक क्या है कि ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं, इन समस्त सिद्धांतों का वर्गीकरण जो हिलगार्ड महोदय थे, कौन थे ये देखिए हिलगार्ड महोदय। हिलगार्ड अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जो गए हैं उनका नाम है हिलगार्ड महोदय। ठीक है, हिलगार्ड महोदय ने अपनी पुस्तक, जी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने समस्त दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षाओं अर्थात वे परीक्षाएं जिनके अंदर मनोविज्ञान विषय आता है सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, हिलगार्ड महोदय की एक पुस्तक थी जिसका नाम था क्या, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इनकी यह पुस्तक थी। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अधिगम के समस्त सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, चलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। जैसा आप सभी के सामने है, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, थार्नडाइक महोदय थे। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग, जो इन्होंने वर्णन अपनी पुस्तकों के अंदर किया है, या आप मान सकते हैं इन्होंने जब प्रकाशित कराया था तो वह कराया था 1913 के अंतर्गत कराया था। लेकिन इन्होंने अपने इस सिद्धांत का जो वर्णन किया है, इन्होंने सन 1898 ईस्वी में अपनी पुस्तक, साथ के साथ आप देखते चलिएगा आज की कक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको यह वीडियो देखनी है और जहां पर आप कहे हम रुक जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन करते हुए चलेगा, क्योंकि आज की कक्षा के अंदर अधिगम के सिद्धांतों का इसी कक्षा के अंदर समापन हो जाएगा। आपको कोई किताब देखने की या आपको अन्यत्र सामग्री देखने की जरूरत नहीं है। नित्या क्लासेस पर पहली बार अधिगम के सिद्धांत की यह मैराथन कक्षा है, जहां पर आपको परंपरावादी सिद्धांत और आपको आधुनिक सिद्धांतों के विषय में यहां पर बताया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न सिद्धांत में से किस प्रकार बनता है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं कि थार्नडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को 1913 के अंदर क्या किया था, प्रकाशित कराया था। लेकिन सन 1898 में इन्होंने इस सिद्धांत का जो वर्णन किया था अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसिस, क्या नाम है, एनिमल इंटेलिजेंसी। इन्होंने अपनी इस पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसिस के अंतर्गत इन्होंने प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था
इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी और संबंधवादी सिद्धांत। इसी के साथ में इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। क्या? साहचर्यता का सिद्धांत। क्या आता है? साहचर्यता का सिद्धांत। साहचर्यता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को और क्या नाम दिया जा सकता है? इसको दिया जा सकता है क्या? एक नाम और था इसका, अणुवादी सिद्धांत। अणुवादी सिद्धांत, क्योंकि परीक्षाओं के अंतर्गत सिद्धांत वही दिया जाता है, सिद्धांत यही होगा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, मात्र केवल इसका नाम बदल जाएगा। नाम परीक्षा के अंदर आपको थोड़ा घुमाने के लिए वह अणुवादी भी दे सकता है, साहचर्यता का सिद्धांत भी दे सकता है, और इसको एसआर भी कह सकता है। एसआर भी कह सकता है, अर्थात अधिगम का संबंध सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो होगी इसके नामों के बारे की बात। आगे चलते हैं हम इनका प्रयोग। थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग जो किया था एक भूखी बिल्ली के ऊपर करा था। इन्होंने, आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर, इन्होंने इस भूखी बिल्ली को अपने प्रयोग करने के लिए ये एक भूखी बिल्ली लेकर आए। इन्होंने अपनी भूखी बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद किया, जिस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स। महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न है, एक नंबर यहां से ही बन सकता है कि उस बॉक्स का नाम बताइए जिसके अंदर थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली को अंदर रखकर प्रयोग किया था। उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स। पजल बॉक्स, पजल बॉक्स, उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स था। ठीक है, आप इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आगे हम बताते हैं सिद्धांत की बात। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए इन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया। भूखी बिल्ली को इन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, या एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, जिस बॉक्स का नाम क्या था? पजल बॉक्स था। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक लीवर लगा हुआ था। इस लीवर का बटन दबाने पर वह बॉक्स खुल जाता था। चूंकि बिल्ली क्या थी? भूखी थी, इसलिए इन्होंने उसके बाहर जो एक मछली थी, मछली के मांस के टुकड़े को एक प्लेट के अंदर सजाकर रख दिया था। जी हाँ, आप सभी कमेंट करते रहिएगा और आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, मछली जो क्या थी? मछली, इन्होंने मछली का जो क्या था? एक मांस का टुकड़ा था, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था, और इस मांस के टुकड़े को इन्होंने यहां प्लेट, आप समझ सकते हैं, इसके अंदर यहां रख दिया था। इसके यहां जब इन्होंने मांस का टुकड़ा रख दिया था तो भूखी जो बिल्ली थी, तो भूखी बिल्ली के अंदर उत्तेजना हो रही थी, क्योंकि वह भूखी थी, उसके प्रयास किए गए थे, वह यह चाहती थी कि वह इस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर सके। इस प्रकार भूखी बिल्ली इस बॉक्स के अंदर इधर उधर घूमी, घूमने पर उसके द्वारा लीवर क्या हो जाता है? दब जाता है। जब वह इधर उधर घूमी, उसके द्वारा क्या होता है? बटन दब जाता है और दरवाजा खुल जाता है। चूंकि बात क्या थी? बिल्ली के कार्यों में क्या था? प्रयास था। भले ही प्रयास था, भले ही उसने चाहे इस बटन को एक बार दबाया हो, नहीं खुला हो, उसको नहीं पता हो, अर्थात त्रुटि भी की गई थी, तो प्रयास भी किया गया था। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और बिल्ली ने बॉक्स से बाहर निकलकर इस मांस के टुकड़े को खाकर अपनी क्या करी? उसने अपनी उत्तेजना की पूर्ति कर ली थी। इसलिए वुडवर्थ महोदय, आपने नाम सुना होगा, वुडवर्थ महोदय। वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय या किसी भी नवीन कार्य को करते समय अनेक प्रकार की क्या होता है? अनेक प्रकार की त्रुटियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में निरंतर प्रयास के द्वारा जब प्रयास किया जाता है तो प्रयास कभी ना कभी सफल जरूर हो जाता है, ऐसा वुडवर्थ महोदय ने कहा है। ठीक है, तो ये प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आपके सामने था। इस सिद्धांत के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, बस पूछ लेता है कि उनकी पुस्तक क्या थी? एनिमल इंटेलिजेंसिस थी। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? सन 1898 में। सिद्धांत कब दिया गया था? 1913 में। प्रयोग किस पर किया गया था? भूखी बिल्ली पर। बॉक्स का क्या नाम था? पजल बॉक्स। ठीक, और बाहर किसका मांस का टुकड़ा रखा हुआ था? मछली के मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार आपके सामने यह सिद्धांत क्या होता है? पूर्ण होता है। लेकिन ध्यान रहे, मुख्यतः रूप से क्या पूछा जाता है? थॉर्नडाइक महोदय ने 3 सिद्धांत भी दिए थे। इन्होंने दिए थे 3 सिद्धांत। 3 सिद्धांत क्या थे? मुख्य थे। 3 सिद्धांत क्या थे? मुख्य। और 5 सिद्धांत क्या थे? गौण। पेपर के अंदर पूछ लेता है टोटल कितने सिद्धांत दिए थे? टोटल सिद्धांत दिए थे 8। टोटल सिद्धांत कितने दिए थे? टोटल सिद्धांत दिए थे इन्होंने 8 सिद्धांत दिए थे, जिसके अंदर मुख्य सिद्धांत 3 भाग थे। क्या नाम था? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। अक्सर पूछा जाता है कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव
में से किसी एक नाम देकर पूछ लेते हैं यह सिद्धांत, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, अर्थात ये थार्डडाइक महोदय ने क्या दिए थे, नियम ही तो दिए थे। ठीक है, तो यहां से एक बात पता चलती है, प्रयास व त्रुटि के द्वारा जब किसी कार्य को नहीं संपन्न किया जा रहा हो तो निरंतर अभ्यास किया जाना चाहिए, कभी ना कभी वह प्रयास हमारा सफल जरूर हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग ऐसे गणित और विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस विषय का प्रयोग शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभदायक है। ठीक, आगे चलते हैं हम आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आता है, आपके सामने स्क्रीन पर है आपके सामने स्क्रीन पर है पावलोव का सिद्धांत। क्या? पावलोव का सिद्धांत। इसी के साथ में हम बता देते हैं, इसके नाम आपके सामने दिए गए हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत था, इसके प्रतिपादक पावलोव महोदय के साथ साथ कौन थे? आपने नाम सुना होगा वाटसन का। इसके प्रतिपादक कौन थे? वाटसन महोदय भी थे। चलिए हम बताते हैं आपको, जो पावलोव का जो सिद्धांत था, इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन सन 1904 में किया गया था। कब किया गया था? सन 1904 में। सन 1904 में इन्होंने इसको क्या किया था? पब्लिक कर दिया था। अर्थात इन्होंने यह बता दिया था कि अधिगम का सिद्धांत एक हम भी दे रहे हैं। ठीक, सन 1904 में। लेकिन बात क्या हुई, इन्हें इसके इस कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि वह कौन अधिगम सिद्धांत दाता था जिसको उसके सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था पावलोव महोदय। ठीक, तो पावलोव जो महोदय थे, इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था, लेकिन इनका जो सिद्धांत था वह किस पर निर्भर था? वह निर्भर था प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। किस पर? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। देखिए, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वह व्यवहार होता है जिसको ना चाहते हुए भी अपनी शारीरिक उत्तेजनाओं के प्रति किया जाता है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है। इसके विपरीत होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार। इस क्रिया प्रसूत व्यवहार का प्रतिपादन बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। उसका वर्णन हम आगे करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस था। ठीक, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। और इन्होंने जो अपने सिद्धांत का प्रयोग करा था, इन्होंने कुत्ते के ऊपर करा था। किसके ऊपर करा था? कुत्ते के ऊपर करा था। और कुत्ते के ऊपर किसके ऊपर करा था? कुत्ते की किसके ऊपर? राल ग्रंथि। किसका नाम था? राल ग्रंथि के ऊपर करा था, जिसका नाम क्या था? पैरोटिड। पैरोटिड नाम की क्या थी? ग्रंथि थी। उस पैरोटिड नाम की ग्रंथि के ऊपर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उसका प्रयोग किया था। ठीक, हम आपको बता देते हैं, यहां पर थी क्या? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि के ऊपर करा था। ठीक है, हम जानते हैं, आपने भी सुना होगा इतिहास के अंदर, जब मनुष्य आदि मानव था तो उसका जो सबसे पालतू जो क्या था? पालतू जो उसने जानवर को पाला था सबसे पहले, उसका नाम क्या था? कुत्ता ही था। चलिए हम बात करते हैं पावलोव का सिद्धांत। पावलोव ने अपने सिद्धांत के लिए कुत्ते को प्रयोग में लाया। कुत्ते की राल ग्रंथि के ऊपर इन्होंने पैरोटिड जो ग्रंथि होती थी, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने इसका क्या किया? प्रयोग किया। ठीक, अब हम बात करते हैं इनके प्रयोग की, सिद्धांत की। इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया? देखिए, इन्होंने कुत्ते को जो क्या काम किया, इन्होंने कुत्ते को भोजन देने के साथ साथ इन्होंने घंटी बजाई। ठीक, तो भोजन देकर कुत्ते के मुंह में राल आना स्वाभाविक था, लेकिन वह समझ चुका था कि घंटी बज चुकी है तो उसको घंटी के साथ भोजन भी मिलेगा। अगली क्रिया में पावलोव महोदय ने क्या किया? पावलोव महोदय ने क्या कि मात्र केवल घंटी ही बजाई, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं दिया। यह एक अस्वाभाविक क्रिया थी, क्योंकि तब कुत्ते के मुंह से राल आना स्वाभाविक क्रिया थी, लेकिन यह अस्वाभाविक क्रिया थी। ठीक, अब कुत्ते के मुंह से राल आती है। क्यों आती है? क्योंकि कुत्ता समझ रहा है कि घंटी तो बज रही है, घंटी तो बज रही है, तो उसके साथ भोजन भी आ रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं था जी।
आप सभी का हमारी कक्षा के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। ठीक, आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको आप अपने समस्त साथियों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की कक्षा के अंदर अधिगम के सिद्धांत पाठ एक कक्षा और अधिगम के सिद्धांत पाठ ओनली ऑन नित्या क्लासेस। ठीक, आगे बात कर रही थी हम किसकी, तो वह एक स्वाभाविक क्रिया थी। और कौन सी अस्वाभाविक क्रिया थी? कभी कभी पेपर के अंदर प्रश्न पूछ लेता है यूएस यूआर और क्या जाता है सीएस, क्या जाता है सीआर। ठीक है, अब बात करते हैं यह क्या है और यह क्या है। ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक, तो ये क्या है, देखिए हम बताते हैं ये क्या है। यह है सीखने से पहले स्वाभाविक उत्तेजक। ठीक, सीखने से पहले स्वाभाविक उत्तेजक, लिख लीजिए क्या, सीखने से पहले स्वाभाविक उत्तेजक। ठीक, सीखने से पहले स्वाभाविक उत्तेजक क्या था? भोजन। ठीक, और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? ये क्या है भाई? सीखने से पहले स्वाभाविक उत्तेजक भोजन, तो स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? मुंह से राल आना। ठीक, यह तो बात हो गई यूएस और यूआर की। बात आती है सीएस और सीआर क्या है? यह क्या है? यह सीखने के बाद अस्वाभाविक क्या, उत्तेजक। और आपको हमने बताया अस्वाभाविक उत्तेजक क्या है? घंटी बजाना। क्या है? घंटी बजाना। लेकिन अब भी क्या हुई? स्वाभाविक क्रिया ही तो हुई। स्वाभाविक क्रिया मीन्स क्या, हम यहां लिख देते हैं राल आना। ठीक, क्या हुई? राल आना। अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी का अर्थ क्या है। बात आती है इनके सिद्धांत के बाद। हमने क्या बताया? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। आपने नहीं सुना होगा तो आप आज नित्या क्लासेस पर पहली बार सुन लीजिए कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत किसने, पावलोव के साथ साथ किसने, वाटसन महोदय का भी नाम आता है। किसका आता है? वाटसन महोदय का भी नाम आता है। वाटसन महोदय का क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने अपने 11 वर्षीय क्या था, 11 वर्षीय बालक जिसका नाम क्या था, आर्बट, के ऊपर भी क्या कर डाला था? प्रयोग कर डाला था। चलिए चलते हैं इनके प्रयोग की कहानी। पावलोव महोदय ने अपने 11 वर्षीय आर्बट के लिए एक खरगोश लेकर आए। चूंकि खरगोश एक छोटा क्या था, एक छोटा जानवर था, इसलिए बच्चे का उससे देखना, उसके ऊपर हाथ फेरना स्वाभाविक था। वाटसन महोदय ने देखा कि बच्चा उसके ऊपर हाथ फेरता है, मतलब बच्चा उसके पास जाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अगले दिन क्या होता है, जो वाटसन महोदय होते हैं, वाटसन जो महोदय होते हैं, वे पीछे छिपकर वे एक डरावनी आवाज निकालते हैं, जिस आवाज को सुनकर बच्चा, आर्बट जो नाम का क्या था, बच्चा जो था, वो पीछे हट जाता है। वो खरगोश से डरने लगता है, क्योंकि उसको यह महसूस होता है कि जैसे ही वो उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरता है तो क्या होता है, खरगोश एक भयानक आवाज निकालता है। अर्थात जिस प्रकार बच्चा डर चुका था कि खरगोश जो होता है भयानक आवाज निकालता है, ठीक, बिना उसको छुए ही, जबकि आर्बट का ध्यान क्या था, आर्बट तो यह समझ रहा था कि वो ऐसी आवाज निकालता है, तुझे देखकर निकालता है। ठीक, लेकिन इसी प्रकार यहां पर जिस प्रकार आर्बट डर रहा था कि भयानक आवाज से डरना एक स्वाभाविक क्रिया थी, उसी प्रकार मुंह से राल आना भी एक स्वाभाविक क्रिया थी। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंदर इतना ही पूछ लिया जाता है कि कब प्रकाशित हुआ था, किसने प्रकाशित कराया था, और इसके अंदर शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पावलोव के साथ कौन जुड़े हुए थे, तो हमने आपको बता दिया है, वाटसन महोदय भी कौन हुए थे, जुड़े हुए थे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे के सिद्धांत पर। देखिए आगे के सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। ये आपके सामने है आगे का सिद्धांत। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा? BF स्किनर महोदय ने करा। किसके ऊपर करा था? उन्होंने करा था इसका प्रयोग, सॉरी एक मिनट, ये देखिए आप। चलिए चलते हैं हम आगे। हाँ, अब देखिएगा आप इसको,
थोड़ा स्लाइड है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक, क्या आ रहा है? चूहे। ठीक, तो चूहा के कलर कैसे थे? चूहे के ऊपर कलर कैसा था? सफेद चूहे। मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन BF स्किनर महोदय ने जो प्रयोग करा था किसके ऊपर करा था? चूहे और कबूतर के ऊपर करा था। कैसे चूहों के ऊपर करा था? सफेद चूहों के ऊपर करा था। ठीक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 के अंतर्गत प्रकाशित कराया गया था, जो इन्होंने प्रकाशित कराया था। इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाली पुस्तक क्या है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पेपर में अधिकांश पूछता है यह पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक किसकी है? BF स्किनर महोदय की है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे क्या आ जाता है? नैमित्तिक सिद्धांत। नैमित्तिक सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत। दूसरा रिक्त प्राणी का सिद्धांत। रिक्त प्राणी का सिद्धांत। रिक्त प्राणी का सिद्धांत क्या आ जाता है? रिक्त प्राणी का सिद्धांत। नया नाम और इसका क्या है? इसका नाम क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अर्थात सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। आपको देखना है यह क्या है? यह हमारी RS थ्योरी है। यह हमारी क्या है? RS क्या है? थ्योरी है। जबकि SR थ्योरी कौन सी थी? थॉर्नडाइक महोदय की थी। और RS थ्योरी किसकी है? RS जो थ्योरी जो दी गई है वो BF स्किनर महोदय ने दी गई है। ठीक है, RS थ्योरी जो किसने दी है? वो BF स्किनर महोदय ने दी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके सिद्धांत की कि इन्होंने किस प्रकार प्रयोग करा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमने आपको बताया था पहली पुस्तक का नाम हिलगार्ड महोदय ने दी थी। ठीक, दूसरी पुस्तक हमने आपको बताई थी, किसकी बताई थी? एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक बताई थी थॉर्नडाइक महोदय की। और तीसरी पुस्तक अब हमने आपको बता दी है, कौन सी? ये वाली कि बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन BF स्किनर महोदय ने दी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इनके प्रयोग की। इन्होंने प्रयोग किस प्रकार से करा? इन्होंने सर्वप्रथम जो अपना प्रयोग करा था सफेद चूहों के ऊपर करा था। इन्होंने सफेद चूहों के ऊपर प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण किया था, जिस बॉक्स का नाम क्या था? बॉक्स का नाम क्या था? तो आप लिख लीजिए, बॉक्स का नाम था मंजूसा बॉक्स। क्या नाम था? मंजूसा बॉक्स इनका क्या था? नाम था। जबकि जो क्या नाम था? पावलोव महोदय ने तो अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर करा था। ठीक, आप यह भी समझ गए। थॉर्नडाइक महोदय उन्होंने जिस बॉक्स का निर्माण करा था, जो थॉर्नडाइक महोदय अभी हमने बताया था, थॉर्नडाइक जी ने अपना किस बॉक्स का निर्माण करा था? इनके जो बॉक्स का नाम था उसका नाम क्या था? पजल बॉक्स। क्या था? पजल बॉक्स। क्या नाम था? पजल बॉक्स था। ठीक, बात करते हैं तो इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण करा, जिस बॉक्स के अंदर इन्होंने सफेद चूहों को क्या कर दिया? एक सफेद चूहे को इसने उसके अंदर बिठाया। उसके पश्चात क्या होता है? इस बॉक्स के अंदर एक बटन लगा हुआ था, मतलब बटन लगा हुआ था। इस बटन को लगाने के परिणाम स्वरूप यह क्या थी? तस्तरी थी। तस्तरी के अंदर क्या होता था? बटन दबाते ही भोजन गिरा करता था और भोजन गिरने के पश्चात इस चूहे को भोजन दिखाई देता था और यह उस भोजन को पा लेता था। यह उस भोजन को पा लेता था। ठीक है जी हाँ, वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारी इस लाइव कक्षा के अंदर। आप इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। जी हाँ, लाइक और शेयर कर दीजिए इस कक्षा को। ठीक है, हाँ, तो बात कर रहे थे हम चूहे की। तो तस्करी के अंदर भोजन गिरता था। चूंकि यह कौन सा व्यवहार था? यह व्यवहार था क्रियात्मक व्यवहार। कौन सा? क्रियात्मक व्यवहार। क्रियात्मक व्यवहार कह दीजिए, या आप इसको क्या कह सकते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्या? क्रिया प्रसूत व्यवहार भी कह सकते हैं। जबकि इसके विपरीत यानी कि पावलोव महोदय ने कौन सा व्यवहार दिया था? प्रतिक्रियात्मक व्यवहार दिया था। अर्थात शारीरिक उत्तेजनाएं तो होती ही हैं जब उनके सामने कोई भी उद्दीपक आता है। ठीक है, जैसे कुत्ते के मुंह से राल आना भोजन को देखने के कारण था। ठीक, क्रिया प्रसूत व्यवहार, यह व्यवहार उसके विपरीत होता है। आइए हम आपको बताते हैं क्या डिफरेंस है। जो क्या होता है आपका प्रतिक्रियात्मक जो व्यवहार होता है, जैसा पावलोव ने किया था,
उसके अंदर जो भी इच्छा जो थी, ठीक है ना, मतलब जैसे कुत्ते की जो इच्छा थी वह किसके ऊपर निर्भर थी, पावलोव के ऊपर निर्भर थी। वो क्या होता है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, मींस दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ठीक। क्रिया प्रसूत व्यवहार और क्रियात्मक व्यवहार यह कहता है आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल फोन की घंटी बजती है तो मोबाइल फोन को उठाना या उसको रिसीव करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसको रिसीव करें या आप कॉल को रिजेक्ट कर दे। ठीक उसी प्रकार चूहे की इच्छा पर निर्भर भी था कि वह बटन को दबाता, तस्तरी में भोजन आता, वह खा लेता। जबकि पावलोव के सिद्धांत के अंदर क्या था, पावलोव के सिद्धांत के अंदर यह था कि जो क्या नाम था, कुत्ता, ठीक, कुत्ता भोजन तभी कर पाता जब पावलोव महोदय उसको दे पाता। ठीक है, यह आज दूसरा इन्होंने अपना जो प्रयोग करा था, दूसरा प्रयोग कबूतर के ऊपर करा था। इन्होंने एक बंद बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर अंधेरा था लेकिन उसके अंदर लाल और हरा, लिख लीजिए, लाल एंड हरा, दो कलर के इन्होंने बल्ब लगा दिए गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कबूतर को उसके अंदर बिठा दिया था, ठीक, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। कबूतर चोंच मार का भोजन प्राप्त करना चाहता था लेकिन अंधेरा था। लेकिन जैसे ही लाल और हरा प्रकाश दिया जाता है तो यह अपने प्रयासों में सफल हो जाता है और यह चोंच मारकर अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इसी के साथ यह सिद्धांत भी आपका खत्म होता है। आज आपके समस्त सिद्धांत एक ही कक्षा के अंदर समाप्त हो जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के अंदर हमने आपको जितना बन सकता था हमने आपको बता दिया, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा कोहलर का सूज्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर का क्या, सूज्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कोहलर महोदय थे। यानी कि कौन थे, इस सिद्धांत की बात कही गई है, गेस्टाल्टवाद की नहीं कही गई है। गेस्टाल्टवाद की नहीं कही गई है क्योंकि आपने नाम सुना होगा गेस्टाल्ट, ठीक, इन ये गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत ही आते थे। लेकिन हमने बात कही है कि कोहलर का सूज्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। लेकिन जो गेस्टाल्टवादी थे वे कौन थे, वे चार थे। क्या नाम था, कोहलर, दूसरे कौन थे, कोपका, तीसरे कौन थे, वर्दिमर, और चौथे कौन थे, लेविन। कौन थे, लेविन महोदय। बात आती है गेस्टाल्टवादी की नींव की। गेस्टाल्टवादी की नींव किसने रखी, तो गेस्टाल्टवादी की नींव वर्दिमर ने रखी थी। नींव किसने रखी थी, नींव इन्होंने रखी थी। बात आती है इस सिद्धांत की, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने दिया था। ठीक है, अब बात आती है आगे। तो ये जो थे इन्होंने एक शब्द का प्रयोग करा, सूज्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसी के साथ आप एक चीज और लिख लीजिए, इनके सिद्धांत का एक नाम और है समग्रता का सिद्धांत। क्या नाम है, समग्रता का सिद्धांत। क्या नाम है, तो समग्रता का सिद्धांत एक और नाम और है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग करने के लिए इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग करा, इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग करा, जिनको वन मानुस भी कहा जाता है। इन्हीं चिंपैंजी में से एक चिंपैंजी का क्या नाम था, सुल्तान नाम था। क्या नाम था, सुल्तान। ये देखे सुल्तान, क्या नाम था, सुल्तान नाम था चिंपैंजी का। ठीक है, और आपको स्क्रीन के अंदर भी दिखाया गया है इनमें से कौन सा सुल्तान है। वैसे तो ये सभी मनमानुस है लेकिन सुल्तान ही है। हम आपको बताएंगे यह सुल्तान किस तरीके से है। चलिए, यह सुल्तान किस तरीके से हैं हम आपको अभी बताते हैं। ठीक, तो इन्होंने जो सूज का प्रयोग करा था, इन्होंने कहा था सूज एक अंतर्निहित प्रक्रिया है जो एकदम अचानक आती है, इसका कोई पूर्व, कोई निश्चित, मतलब इसका कोई पूर्व या कोई निश्चित इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। सूज तो एक अचानक और एक एकदम आने वाली क्या है, प्रक्रिया है जो कभी भी आ सकती है। और सूझबूझ के आधार पर ही व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अंदर हर एक प्रकार के कार्यों का क्या करता है, संपादन करता है। इन्होंने कितने, तो 6 वन मानुस थे। संख्या पूछ ली जाती है कितने वन मानुस, तो 6 वन मानुस। ठीक है, 6 वन मानुस। इन्होंने 6 वन मानुसों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और इन्होंने कमरे की छत के ऊपर क्या लटका दिए थे, केले लटका दिए थे। और उस कमरे के अंदर क्या था, उस कमरे के अंदर बॉक्स रखे हुए थे। ठीक है, तो लगभग सभी ने क्या प्रयास करा, सभी ने यह प्रयास किया कि
जो बॉक्सों को लगाते हुए कि क्यों नाम पाले, लेकिन किसी के भी प्रयासों में क्या नहीं थी, सूझ नहीं थी। तभी एक वन मानुष जिसका नाम क्या था, सुल्तान, यह बॉक्स लगाता है, एक के ऊपर एक बॉक्स लगाता है और अंत में अपने परिणामों में सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसके परिणामों में क्या थी, सूझ थी। ठीक है, तो क्या नाम आता है, सुल्तान। इस सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है, इनको दिया जाता है, सुल्तान को, जो क्या था, वन मानुष था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। जीन पियाजे, जीन पियाजे, आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, जीन पियाजे। अभी तक जिन सिद्धांतों की हम बात कर रहे थे वे परंपरावादी सिद्धांत है, जबकि ये सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है। इन सिद्धांत के अंदर नाम आता है जीन पियाजे। क्या नाम आता है, जीन पियाजे। मोस्टली इंपोर्टेंट सिद्धांत है जीन पियाजे। ठीक है, तो लिख लीजिए, जीन पियाजे कहां के निवासी थे, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहां के थे, स्विट्जरलैंड। इनके सिद्धांत की दो और मुख्यतः रूप से क्या बताई गई थी, विशेषता बताई गई थी। क्या विशेषताएं बताई गई थी, अनुकूलन, अनुकूलन। क्या विशेषताएं बताई गई थी, पहली अनुकूलन और दूसरी कौन सी बताई गई थी, संगठन। पहली अनुकूलन, दूसरी संगठन। ठीक, अनुकूलन के अंतर्गत भी दो भाग आते हैं। पहला भाग कौन सा आता है, आत्मसात, आत्मसात या आत्मसात्मीकरण, और दूसरा कौन सा आता है, समायोजन। क्या आता है, समायोजन। ठीक है, परीक्षा के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आत्मसात क्या है और समायोजन क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं आत्मसात समायोजन क्या है। आज आपको आज रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको सीखना है। हम बताते हैं, इनमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, आत्मसात का अर्थ से क्या है, आत्मसात का अर्थ से है, मैं आपको आपके ही एक दैनिक जीवन के उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए यह क्या है, यह क्या है, यह एक डिवाइडर है और डिवाइडर की तरफ यहां भी रोड है, यहां भी क्या है, रोड है, बीच में क्या है, डिवाइडर है, और आपकी गाड़ी इधर से जा रही है। ठीक है, आपको आपके किसी दोस्त का फोन आता है और वह आपसे यह कहता है कि मित्र आप भी वहां जा रहे हैं तो आप मुझे भी साथ लेकर चलिए। तो आप क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी को यू टर्न ले लो, यानी कि यदि आप अपनी गाड़ी को ले लो और आपका दोस्त यहां पर है, आप उसको भी क्या कर लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो आत्मसात कहलाया जाता है। ठीक है, जबकि समायोजन क्या है, समायोजन का आशय है आप अपने मित्र से यह कह देंगे कि मित्र हमारी गाड़ी तो यहां पर खड़ी है, हम तुमको लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, आप ही किसी प्रकार आप ही यहां आ जाइए, मतलब आप ही यहां आ जाइए ताकि आप हमारे साथ वहां पर चल सके। तो आत्मसात का आशय क्या होता है, आत्मसात का आशय होता है कि किसी भी, ठीक, आत्मसात का आशय क्या होता है, आत्मसात, तो आत्मसात को मैंने आपको समझा ही दिया है। आत्मसात का आशय क्या होता है कि किसी भी नवीन परिस्थिति को, किसी भी नवीन परिस्थिति को पुरानी परिस्थिति में मिलाना। मींस पुरानी परिस्थिति, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आपका कोई मित्र है, आपने नई परिस्थिति को ही अपने अंदर मिलाने के लिए आपने कह दिया है कि भैया आप ही आ जाइए यहां पर, हम आपको लेने के लिए नहीं आएंगे, बेशक आप हमारे साथ ही चले। ठीक, दूसरी बात क्या होती है, समायोजन। ठीक, समायोजन, जब बात आती है किसकी, समायोजन की, तो आपको समझ जाना चाहिए समायोजन का अर्थ क्या है, अपनी पुरानी परिस्थितियों को नवीन परिस्थितियों में क्या कर देना, डाल देना ही क्या है, समायोजन है। मींस पुरानी परिस्थिति को यहां देखिए, पुरानी समायोजन, बात हो रही है समायोजन की, पुरानी परिस्थिति को नवीन परिस्थिति में पुरानी परिस्थिति को नवीन परिस्थिति में क्या मिलाना, वो क्या कहलाएगा, आपका समायोजन कहलाएगा। ठीक, दोनों सब बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बात आती है अब इनकी
जीन पियाजे महोदय की कितनी अवस्थाएं है? तो 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं है? 4 अवस्थाएं है। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी कामक अवस्था या इंद्रियजनिक अवस्था भी कहते हैं। यह कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस क्रिया के अंदर बच्चा जन्म से प्राप्त क्रियाओं को देखना, चूसना, यानी कि अपने अंगूठे को चूसना, यानी कि आदि ऐसी क्रियाओं को करता है। माने उसका पूर्ण रूप से व्यवहार उसके संवेगों पर क्या होता है? निर्भर होता है। किंतु प्रश्न बनता है कि वह कौन सी अवस्था है? जो सी अवस्था वस्तु स्थायित्व की अवस्था आ जाती है, तो वह अवस्था आपकी यही अवस्था है, वस्तु स्थायित्व की अवस्था। वस्तु स्थायित्व क्यों होता है? आप कभी भी देख लीजिए, 2 साल तक के बच्चे को, उसको आपने कोई भी सामान दिया, वह अपने समस्त सामानों का एक संग्रह करके रखता है। ठीक है, बात आती है आपकी पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था की। ठीक, बात आती है पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था की। यह होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक, कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसके अंदर क्या आता है? बच्चा क्या आ जाता है? इसके अंदर बच्चा क्या काम करता है? ठीक, तो इससे बच्चा आगे का काम करेगा ना 2 से 7 वर्ष के अंदर। इसके अंदर बच्चा वस्तुओं को देखना, पहचानना, विभेद करना भी सीख जाता है और उसका भाषा का विकास होना क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है इस अवस्था के अंतर्गत। इस अवस्था के भी कितने होते हैं? इस अवस्था के 2 भाग बताए गए हैं। कौन से होते हैं? पहला पूर्व प्रत्यागामक, पूर्व प्रत्यागामक, और फिर कौन सा होता है? अंतःप्रज्ञा काल, अंतःप्रज्ञा काल। ठीक, यह कितनी होती है? 2 से 4 वर्ष तक, और यह कितनी होती है? 4 से 7 वर्ष तक। इसके अंदर बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु होता है। वे कब, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों को करता है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है? मतलब थोड़ा सा वो क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है, तो वह बातों को स्वीकार करने लगता है। ठीक है, तो इसे हम एक नाम से और पुकारते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन इस अवस्था के अंतर्गत होता है। वहीं पर क्वेश्चन बनता है वस्तु स्थायित्व किस अवस्था के अंदर होता है? तो इस अवस्था के होता है, और अतार्किक चिंतन की अवस्था यह वाली अवस्था होती है। बात आती है मूल सक्रियात्मक अवस्था। ये कितने वर्ष तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करता है? तो इस अवस्था के अंदर बच्चा, देखिए, हाँ जी हाँ, इसी तरीके जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। आज की कक्षा एक कक्षा और समस्त अधिगम के सिद्धांत पाठ। ठीक, तो देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नित्य क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज तक किसी भी चैनल के ऊपर किसी भी ऐसी एक कक्षा के अंतर्गत समस्त अधिगम के सिद्धांतों का समापन नहीं किया गया है, लेकिन आज समापन हो जाएगा। मूल सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था के क्या क्या नाम होते हैं? स्थूल वैचारिक अवस्था, स्थूल वैचारिक, स्थूल वैचारिक अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, स्थूल वैचारिक अवस्था आ जाती है, तार्किक चिंतन की अवस्था आ जाती है। ठीक है, ये नाम इसके होते हैं। और इस क्रिया के अंदर बच्चा क्या करने लगता है? इस क्रिया के अंदर बच्चा वस्तु को देखना, पहचानना, विभेद करने लगता है, लेकिन इसके अंदर उसका क्या होता है? चिंतन क्रमबद्ध और विकसित होने लगता है। लास्ट क्रिया आ जाती है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो बताई गई है 11 से 15 वर्ष तक। इसको दूसरा नाम क्या आ जाता है? इसका दूसरा नाम आ जाता है अमूर्त, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी इसका क्या आ जाता है? नाम आ जाता है। और इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करने लगता है? इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या करने लगता है? सूक्ष्म चिंतन करने लगता है, निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, वह अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोचने लगता है। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। तो जीन पियाजे महोदय का यहीं पर सिद्धांत की क्या होती है? समाप्ति होती है। चलिए आगे। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी, थोड़ा स्लाइड ऐसे ही कर रही है, लेकिन आपके सामने सिद्धांतों की तो पूर्णता रूप से आपको बताया जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत किस प्रकार से है। चलिए आगे। आगे आपको दिया गया है वाइंगोस्की का सिद्धांत। आगे आपको कौन सा दिया गया है? वाइंगोस्की का सिद्धांत। वाइंगोस्की जो महोदय थे, ये कहां के निवासी थे? ये थे रूस के निवासी थे। कहां के थे? ये रूसी के क्या थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के निवासी थे। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर बताया कि बच्चे के हर प्रकार के विकास में समाज का योगदान होता है, और इन्होंने कहा कि सामाजिक अवस्था ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ना कि केवल जैविक तथ्य जो होते हैं। इस प्रकार इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया है।
इसी के साथ इन्होंने अपने सिद्धांत में दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक कहता है जेडपीडी, जेडपीडी अर्थात समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, दूसरी बात क्या आ जाती है, स्काफोल्डिंग, स्काफोल्डिंग, इस शब्द का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसे पूछ लिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, जब छोटा बच्चा अपने से किसी बड़े वयस्क के साथ मिलकर किसी कार्य को करता है तो उसे हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, स्काफोल्डिंग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोड या ढांचा भी कह देते हैं हिंदी की भाषा में। ठीक, और ये क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात वह क्षेत्र जिसके अंदर बच्चा समाज में जाकर, समाज में घुल मिलकर अपने क्या करता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, वह कुछ सीखता है, तो उसको क्या कहते हैं, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है कि संज्ञा, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, ये थोड़ा ये यहां गलत लिख रहा है, ये गलत है यहां, ये ठीक, ये गलत है, ये गलत है। इन्होंने सिद्धांत दिया था क्या, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने है कोहरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोस्टली इंपोर्टेंट आपके सामने सिद्धांत है कोहरबर्ग का नैतिक विकास का क्या सिद्धांत। ठीक है, अब आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये कौन थे, कोहरबर्ग महोदय थे। कौन थे ये, कोहरबर्ग महोदय थे, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का क्या, नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 3 अवस्थाएं बताई गए। कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 3 अवस्थाएं बताई है। ठीक, पहली अवस्था पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पहली अवस्था कौन सी, पूर्व परंपरागत अवस्था। 1 मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा, हाँ, तो क्या अवस्था बताई थी, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है जी, तो इस पूर्व परंपरागत अवस्था की यदि हम बातें करें, 1 मिनट रुकिएगा आप, हाँ, अब आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है ना ये, हाँ, अब आप सभी के सामने ठीक है, ठीक है जी। हाँ, तो इन्होंने क्या बताई थी, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, जिन अवस्थाओं के नाम क्या है, पहली अवस्था का नाम क्या है, पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक, दूसरी बताई थी परंपरागत अवस्था। तीसरी इन्होंने बताई थी उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था। ठीक, आपके सामने इन्होंने मात्र केवल 3 ही अवस्थाएं बताई थी। इनकी आयु सीमा को लिख लीजिए, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, और इसका क्या 13 से अधिक, क्या जाता है 13 से अधिक। ठीक है, अब आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा या आप समझते हुए चलिएगा। पहली अवस्थाएं बताई गई है पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष तक। ठीक, इस अवस्था के अंतर्गत देखिए, इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा आत्म केंद्रित निर्णय लेने लगता है। ठीक, उसके अंदर यांत्रिक सापेक्षता बढ़ जाती है, और वह क्या चाहता है, जब उसके अंदर यांत्रिक सापेक्षता बढ़ जाती है, आत्म केंद्रित निर्णय लेने लगता है। ठीक, तो उसके अंदर एक भय की भावना आ जाती है, क्योंकि वह ऐसे कार्य कर रहा है, दंड व आज्ञा पालन, क्या आ जाता है, दंड व आज्ञा पालन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, यह पहली जो अवस्था होती है। माने इसके अंदर नैतिकता का भाव 0% है, इसके अंदर नैतिकता का भाव 50% है, तो इसके अंदर नैतिकता का भाव कितना है, 100% है। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा क्या काम करता है, 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था के अंदर, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा अपने अधिकारों का संरक्षण चाहने लगता है। ठीक, वह अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करता है।
तीसरी अवस्था क्या है? उत्तर परंपरागत अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत जाने के बजाय बच्चा पूर्ण रूप से नैतिकता के अंदर क्या हो जाता है? उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को क्या होता है? छू जाता है। इसलिए वह क्या चाहता है? वह यह चाहता है कि अब उसके क्या होने लगे? वह सामाजिक अभिमुखता और नैतिक अभिमुखता यह दोनों ही उसके अंदर आ जाए। समाज के अंदर भी उसका सम्मान हो और कहां पर हो? सामाजिक अवस्था और नैतिक अवस्था दोनों का क्या होना चाहिए? विलयन होना चाहिए। समझ गए होंगे आप सभी? ये था आपका कोहरबर का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा कोहरबर का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के पश्चात हम आपसे बताते हैं एक सिद्धांत और आता है, एक सिद्धांत और आता है, आप उसको लिख लीजिएगा। उसका नाम क्या आ जाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या आ जाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, चलिए आप यहां पर लिख लीजिए। क्या आ जाता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आपको यह सिद्धांत मात्र केवल सुनना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और यह सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट बंडूरा। आपने नाम भी काफी सुना होगा, काफी चर्चित नाम है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज बंडूरा साहब के सिद्धांत की। इन्होंने क्या कहा था? ठीक, इनको संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी माना जाता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती, चाहे आप टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मनोविज्ञान के सिद्धांत समस्त परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आर्यभट्ट बंडूरा, इस सिद्धांत पर ध्यान मत कीजिए, यह अलग सिद्धांत है। ठीक है, आर्यभट्ट बंडूरा का सिद्धांत, इनको संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक भी क्या होता है? माना जाता है। और इन्होंने सामाजिक अधिगम का क्या दिया है? सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपना जो प्रयोग क्या था? इन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर करा था? बॉबी डोल एवं किसके ऊपर? जोकर मीक के ऊपर। बॉबी डोल और किसके ऊपर? जोकर मीक के ऊपर क्या था? आइए चलते हैं, हम आपको इनकी कहानी बताते हैं। बंडूरा साहब ने क्या काम करा? इन्होंने कुछ बच्चों को एक कमरे के अंदर बिठा दिया, ठीक है ना, और उस कमरे के अंतर्गत इन्होंने 5 मिनट की बच्चे को वीडियो दिखाई। उस वीडियो के अंदर यह होता है कि एक क्रोधी अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है, वह खिलौनों को बिखरा हुआ पाता है। वहीं पर एक बड़ा खिलौना भी है जिसका नाम क्या है? बॉबी डोल। ठीक है, दूसरा इन्होंने प्रयोग जोकर मीक के ऊपर भी करा था। तो जो बॉबी जो डोल थी, तो बच्चा सबसे ज्यादा गुस्सा उसी के ऊपर करता है। इसके पश्चात क्या होता है? बंडूरा साहब ने, जी हाँ, आप वीडियो को शेयर करते रहिए और आज की कक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यह लाइव कक्षा है। ठीक, आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा हमारी चैनल नित्या क्लासेस से। नित्या क्लासेस आपको शून्य से शिखर की ओर ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, बात आती है किसकी? बात आती है उस फिल्म के पश्चात क्या होता है? उस फिल्म के पश्चात बंडूरा साहब ने क्या काम करा? उन्होंने दिखाया उस क्लिप के पश्चात एक क्लिप और स्टार्ट करी। वह क्लिप उस क्लिप से आगे की थी। उस क्लिप के अंदर क्या होता है? वह आक्रामक बच्चे की 3 अवस्थाएं दिखाई गई थी। पहली अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो उसे ऐसे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है। जो दूसरी क्लिप थी उसके अंदर बच्चे को दंडित किया जाता है। तीसरी अवस्था के अंदर न तो उसको पुरस्कृत किया जाता है, न ही उसको दंडित किया जाता है। अब उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने उस वीडियो को बंद कर दिया और उस वीडियो को बंद करने के पश्चात उन्होंने उन बच्चों को 3 ग्रुप में बांट दिया। पहले ग्रुप के अंदर जो बच्चे थे, अर्थात वह बच्चे जिन्होंने यह देखा कि बच्चे ने जब आक्रामक रूप से व्यवहार करा, उन्हें खिलौनों को तोड़ा, उसने अपना क्रोध प्रकट करा, तो उसको पुरस्कृत किया गया। तो उन बच्चों ने भी खिलौनों को तोड़ा। ठीक, तो मतलब जिन्होंने खिलौनों को तोड़ते हुए देखा वे पूर्ण रूप से आक्रामक बन चुके थे। दूसरे वे बच्चे जिन्होंने देखा कि खिलौना तोड़ने पर बच्चे को दंडित किया गया, वे बच्चों के अंदर सुधार हुआ, उनके अंदर क्रोध की प्रवृत्ति मतलब आक्रामक प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक, जो तीसरी जो अवस्था थी मतलब जिसके अंदर न पुरस्कृत किया गया न दंडित किया गया, उसके अंदर बच्चे क्या थे? सामान्य अवस्था में थे। ठीक, यह सिद्धांत था आर्यभट्ट बंडूरा जी का सिद्धांत, जिसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात इनको संज्ञानात्मक आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक भी माना जाता है। इसके पश्चात बात आती है
परीक्षा के अंदर आने वाले कुछ अतिरिक्त सिद्धांतों की, क्योंकि महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने आपको बता दिए गए हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर महोदय का सिद्धांत, किसका सिद्धांत आगे, स्किनर महोदय के बारे में हमने आपको बताया था। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कमेंट करा। हाँ जी, हमने आपको बताया था कोहलर का सिद्धांत अर्थात गेस्टार्टवादी सिद्धांत। उसके बजाय हमने आपको बताया आज जीन पियाजे का सिद्धांत। उसके बजाय हमने आपको बताया व्योमगास्की का सिद्धांत। व्योमगास्की के सिद्धांत के बजाय हमने आपको बताया कोहरबर्ग का सिद्धांत। कोहरबर्ग के पश्चात हमने आपको बताया क्या, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा जी का सिद्धांत। मात्र केवल इतने सिद्धांतों से ही प्रश्न बनते हैं, इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ सिद्धांत और है, लिख लीजिए। पहला सिद्धांत कौन सा आ जाता है, समीपस्थता का सिद्धांत। कौन सा आता है, समीपस्थता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, गुथली महोदय थे। कौन थे, गुथली महोदय थे। ठीक, और उन्होंने आपने इसका प्रयोग चूहे के ऊपर किया था। दूसरा सिद्धांत आपके सामने आ जाता है क्या, अनुकरण का सिद्धांत। और यह वाला सिद्धांत आपको चोम्स्की महोदय ने दिया था। किसने दिया था, तो चोम्स्की महोदय ने दिया था। तीसरा सिद्धांत आपके सामने आता है क्या, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण अधिगम के सिद्धांत की बात की जाए तो हैगोटी महोदय ने दिया था। तीसरा सिद्धांत बनता है भाषा अर्जन का सिद्धांत। चोम्स्की महोदय ने क्या दिया था, भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। लास्ट सिद्धांत बचता है आपके सामने अधिगम के अंतर्गत। जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहली बार नित्या क्लासेस के एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आप सभी को ये सिद्धांत दिखाए गए हैं, और एक ही वीडियो के अंदर हमने यह प्रयास किया है कि आपके यह समझ सिद्धांत पूर्ण कर दिए जाए। ठीक, हमने आपको वही पढ़ाया जो परीक्षा की दृष्टि से संपन्न है, जो महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप किताब लेके आप कोई भी चैनल देखोगे, वहां पर आपको घंटे घंटे की वीडियो मिलेगी। आपको एक वीडियो के अंदर मात्र एक सिद्धांत ही दिखाया जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हमने आज अधिगम के समस्त सिद्धांतों का क्या कर दिया, समापन कर दिया। ठीक, अगला सिद्धांत आता है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कुट लेविन महोदय थे। और लेविन कौन थे, यह गेस्टार्टवादी थे। कौन थे, गेस्टार्टवादी थे। ठीक है, हाँ जी, तो इसी के साथ आपके आज के अधिगम के सिद्धांतों का समापन होता है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने समझ छात्रों तक और अपने समझ दोस्तों तक। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इसको वरिष्ठ भी देख रहे हों, इसलिए उनके लिए भी ऐसा कहा गया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के कमेंट के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने प्रत्येक चैनल पर, जो भी आपका यूट्यूब पर बना हुआ है या फिर जो भी आप व्हाट्सएप या जो भी आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नित्या क्लासेस पर पहली बार मैं अपनी तरफ से विपुल कुमार आज आपके सामने लाया हूं अधिगम के सिद्धांत, जिसके अंदर आपको मैंने बताया है शून्य से शिखर की ओर, अर्थात अधिगम के समस्त सिद्धांतों का समापन किस प्रकार एक कक्षा के अंदर किया जा सकता है। और यह समस्त सिद्धांत आपकी आने वाली किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा हो, चाहे वह राज्य की हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे आपकी कोई सी भी शिक्षक भर्ती का पेपर क्यों ना हो, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पेपर बना हो और उसके अंदर उन अधिगम के सिद्धांतों की बात नहीं की गई हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और नित्या क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नित्या क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको शून्य से शिखर की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम आपको उत्कृष्टता की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।